हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से मौका मिला आप लोगों के साथ होने का और आज का टॉपिक है ESIC। ESIC का फुल फॉर्म है, इंग्लिश में कहेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और हिंदी में तो सभी जानते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना। यानी कि एक किस्म का इंश्योरेंस जो सरकार ने कर्मचारियों के लिए नियुक्त के मार्फत यानी कि एम्प्लॉयर के मार्फत उपलब्ध कराया है। अभी हम बात करेंगे कि किसके ऊपर ESIC लागू है, यानी कि इस बीमा योजना का लाभ कौन उठा सकता है, कौन इसके दायरे में आते हैं। वो इसके दायरे में आते हैं महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में जो भी कंपनी 20 लोगों को काम कराती है उससे ज्यादा, तो उस कंपनी के ऊपर अनिवार्य है सरकार की तरफ से कि वो अपने यहाँ पर फर्स्ट डे से काम करने वाले सारे कर्मचारियों को ESIC में रजिस्टर कराएं इस सेवा के लिए या इसका फायदा उठाने के लिए। सरकार की तरफ से एक सीलिंग दी हुई है कि मिनिमम 21,000 ग्रॉस जिसका पगार हो। ये PF के उल्टा है। PF जो होता है बेसिक यानी मूल पगार से 12% होता है, पर ESIC में इसका अलग है। ESIC में ग्रॉस के ऊपर ESIC कंपलसरी है। इसके लिए 21,000 जिसकी भी ग्रॉस सैलरी आती है उसके ऊपर ESIC लागू है और वो इसके दायरे में आ जाए। ESIC का जो कंट्रीब्यूशन है, भागीदारी, वो नियुक्त पे कितनी है और कर्मचारी पे कितनी है। नियुक्त पे ग्रॉस से है 3.25% और एम्प्लॉई का यानी कर्मचारी का डिडक्शन है 0.75%। अभी ज्वाइनिंग किस तरह करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एम्प्लॉई किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो कितने दिन में और किस तरह से ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और ESIC ने इसके ऊपर ऑनलाइन, क्योंकि आजकल हर चीज सॉफ्टवेयर पे अपग्रेडेड है, सबका अपना एक पोर्टल होता है, कंपनी का अपना एक पोर्टल होता है लॉगिन का, एम्प्लॉय का भी होता है, जैसे PF में भी होता है। सिंपल है। सपोज मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया तो मेरी अवधि अब सिस्टम पकड़ता है कि मैं भले 1 तारीख को ज्वाइन हुआ तो मैं 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक रजिस्टर करा लूं तो सिस्टम 1 तारीख ले लेगा। पर अगर 1 तारीख को ज्वाइनिंग के बाद मैं 12वें दिन जाके रजिस्टर करूंगा तो सिस्टम बता देगा कि ये 1 से 10 के बीच में नहीं आया और ये 12 के बाद ज्वाइनिंग दिखा रहा है, तो सिस्टम उसको उस दिन की तारीख लेने की कोशिश करेगा, 12 ना कि 1। मतलब सिंपल है कि हमको उन लोग ने एक ऑप्शन दिया है कि भले मैं 1 तारीख को ज्वाइन हुआ तो उस तारीख से 10 दिन के अंदर तक की सिस्टम उसको वैलिड करेगा, यानी कि रजिस्टर करा के लेगा। यानी 1 है तो 10 तारीख तक चलेगा, वो 1 तारीख को ले लेगा। अगर 2 है तो 12 तारीख को चलेगा, 12वें दिन वो 2 तारीख ही लेगा। पर अगर 1 से 10 के बाद मैं 12 तारीख को जाके उधर दिखाऊंगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 है, तो सिस्टम उसको काउंट करेगा, वो 12 तारीख ही डालेगा और उधर वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक नोटिस जनरेट करेगा एम्प्लॉयर के लिए कि इन्होंने 1 तारीख के कैंडिडेट को 12 तारीख को रजिस्टर करने गए, इसलिए इसको 12 से ही पकड़ा जाएगा। मींस 1 से 12 तक आप क्या कर रहे थे, तो निग्लिजेंसी दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसमें एम्प्लॉय का रोल नहीं है, एम्प्लॉयर का रोल है। अगर उसका स्टाफ जो भी जहाँ पे डेप्यूटेड है, लोकेटेड है, समझो मैं मेरा ऑफिस यहाँ पर है और वो काम लोकेट वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सीनियर्स है उनका काम है कि इमीडिएटली 10 दिन के भीतर, भले 1 तारीख का ज्वाइनिंग है, 8वें दिन 7वें दिन कैसे भी लाके वो डिटेल्स ऑफिस में पहुंचा दे। ऑफिस वालों का, एडमिन का, बैक ऑफिस का, मैनेजर का, HR का काम होता है कि वो बराबर जो सिस्टम को फॉलो करके जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, उसके हिसाब से उसका ज्वाइनिंग कराएंगे। तो ये हुआ ज्वाइनिंग का तरीका। एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को अब क्या करना है कि वो ऑफिस में जाकर जब भी उसको वक्त मिलता है अपना EIC, पहले से टेम्पररी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का नाम था, अभी इसका पहचान कार्ड हो गया है, और बीच में इसका बायोमेट्रिक फोटो भी निकलता है, जैसे पैन कार्ड होता है बाकायदा वैसा बायोमेट्रिक फोटो होता था जिसपे फैमिली के साथ इमेजेस ली जाती थी ESIC के ब्रांच ऑफिस में। फिलहाल अब वो काम रुक गया है, तो कईयों के पास वो कार्ड है। उसके पहला जो TIC था वो भी वैलिड है, और अभी वो पहचान पत्र बोल के वो भी वैलिड है। तो जब भी कोई रजिस्टर होता है तो उसका एक हमको प्रिंट निकाल के देनी पड़ती है, उसमें उसका पूरा नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ESIC की पॉलिसी नंबर उसको मिल जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, उसका ब्रांच का नाम आ जाता है, उसका फैमिली फोटो यानी सेल्फ, अगर वाइफ, अगर बच्चे और पेरेंट्स, साथ में इमेज होना जरूरी है। इसमें भी एक चीज है, अगर नाम उसमें है पहचान पत्र में और अगर इमेज नहीं है तो काम चल सकता है, पर कभी कभी पैनल डॉक्टर या ब्रांच ऑफिस वाले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वही है ना जो बेनिफिट ले रहा है, इसके लिए कहते हैं भले नाम है पर फोटो भी होना जरूरी है, और कौन सा पैनल डॉक्टर है। पर आजकल पैनल डॉक्टर का नहीं पता चल पाता हम लोगों को बराबर से, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो। एम्प्लॉय खुद अपना अपने एरिया में जाके डॉक्टर के पास अपना ये पहचान पत्र देकर अपने आप को उसके रजिस्टर में, उसके फाइल में या उसके सिस्टम में रजिस्टर करा सकता है। और एक बार नंबर रजिस्टर हो जाता है ESIC का तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी वो जाके सिस्टम में डालेंगे तो नजर आता है। पर ठीक है, एरिया वाइज है, ऐसा नहीं मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में जाकर मैं करूंगा, यूपी में जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर एम्प्लॉय के पेरेंट्स अगर वहां पर है तो उसी वक्त एम्प्लॉयर वो उसमें फॉर्मेट में ESIC के मेंशन
ऑप्शन है यही पहचान पत्र में कि पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, तो टिक मारना है टुगेदर पे। अगर नॉट लिविंग टुगेदर तो कौन से राज्य में और कौन से जिले में रहते हैं उसका ऑप्शन होता है, आपको वो ऑप्शन चुनना हो। तो उनके लिए वो है कि अगर मैं काम करता हूँ पूना में और मेरे पेरेंट्स अगर मुंबई में है तो मुंबई के ब्रांच ऑफिस से पैनल डॉक्टर की तरफ से उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो एम्प्लॉय का काम है कि जब वो एम्प्लॉयर से अपना ई पहचान पत्र लेता है फॉर्म 37 के साथ, मेडिकल कार्ड के साथ, और उसका ई पहचान पत्र जो मेन होता है जिसमें फैमिली वगैरह नॉमिनी सब मेंशन है, जो रजिस्टर है, जैसे मैं तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, इसमें मैरिड भाई बहन भाभी ये लोग नहीं चलते। अगर वाइफ एम्प्लॉय है तो हस्बैंड और उसके बच्चे, अगर मेन एम्प्लॉय है तो उसकी वाइफ एंड स्पाउस और उसके बच्चे और उसके पेरेंट्स, यही इसके अंदर रजिस्टर्स के दायरे में आते हैं। अभी करना क्या है, इसकी 15 रजिस्टर से 15 दिन की तारीख इस पे मेंशन होती है। उसके बाद अगर आप किसी पैनल डॉक्टर के पास गए, पैनल मतलब एरिया में डिस्पेंसरी होती है, वो चुने हुए एसआईसी के डॉक्टर्स होते हैं, उसको पैनल डॉक्टर कहते हैं। तो वो पहले वैलिडेशन की डेट देखेगा। अगर वैलिडेशन की डेट गई है तो एसआईसी ने एम्प्लॉयर को अधिकार दिया है कि वो अपना ऑथराइज बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऑथराइज हूँ तो मैं उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे अगर जनवरी से मैं इसको वैलिड करके जून तक देता हूँ, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, इसे अपने को करना, ये सब एक्सेप्ट कर लिया। एसआईसी में ऐसी कोई शर्त नहीं 3 महीने के लिए क्यों किया, 6 महीने के लिए क्यों किया, पर मैक्सिमम हम 6 महीने का करते हैं। अगर जैन में मेरे पास आता है तो मैं उसको 30 जून तक वैलिड करके देता हूँ। तो उनका काम है कि टाइम टू टाइम उसको वैलिड करते रहें। अगर वो 6 महीने में बीमार पड़ता ही नहीं, कोई पैनल डॉक्टर के पास गया ही नहीं, उसने किस किस्म का मेडिकल बेनिफिट लिया ही नहीं, हित संबंधित कोई भी लाभ लिया नहीं, उसका काम है जब वो 7वें महीने में समझो इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली अगर बीमार हो जाता है तो उसको फौरन पैनल डॉक्टर दौड़ाएगा कि पहले इसको वैलिड करके लाओ। तो इसके लिए एम्प्लॉय का काम है हमेशा ध्यान दे और इसको टाइम टू टाइम वैलिड करता रहे। और आगे चलकर अगर सपोज वो सिंगल था, बाद में यानी मैरिड हुआ, तो अपनी स्पाउस का नाम ऐड करे। अगर उसको आगे चल के बच्चे हुए तो बच्चों का नाम ऐड करो एम्प्लॉयर को कह के, या पहले एक बच्चा था बाद में और हुआ तो उसका भी नाम ऐड कराए और एम्प्लॉयर उसको स्टैम्प मार के फॉर्म 37 इसके साथ में होता है। फॉर्म 37 क्या है, इसमें किसका पहला पीरियड कब एंड हुआ और दूसरा पीरियड यानी कब बिगेन हुआ, यानी पीरियड एंड कब हुआ। तो पीरियड क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, यानी जो जमा राशि 0.75 होती है और 3.25 एम्प्लॉयर की होती है बेनिफिट पीरियड, और वैसे ही कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। खैर वो उसमें इतना एम्प्लॉय को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो एम्प्लॉयर और उनके बीच की लैंग्वेज होती है। वो जब भी आएगा फॉर्म 37 को तो एम्प्लॉयर बिना कोई सवाल किए डेट भी वैलिड कर देता है और फॉर्म 37 भी बना के दे देता है। इलाज कहाँ कैसे, वैसे पूरे इंडिया में इस वक्त 151 एसआईसी के हॉस्पिटल हैं और अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा के दी हैं। पैनल डॉक्टर अगर नहीं मिलता है तो ब्रांच ऑफिस में जा सकते हैं, जो भी एरिया का होता है। पैनल डॉक्टर सलाहकार होता है, एडवाइजर होता है, वो चेकअप करता है और वो हिसाब से बताता है क्या करना है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, उस चीजें वहां से तो ब्रांच ऑफिस समझ में आती है। पर एम्प्लॉय का काम है टाइम टू टाइम, एम्प्लॉय ने कर्मचारी का काम है कि वो चीजों का ध्यान दिए। ई पहचान पे वैलिडिटी की डेट एक्सपायर तो नहीं हुई और फॉर्म 37 हमेशा अपने साथ में लेके जाए, या जब भी पैनल के डॉक्टर के पास जाए वो कहें कि एम्प्लॉयर से लेके तो वो ले जाए, इसके ऊपर सब आधार हो। उसके बाद आपके ऊपर जो भी है, जैसे आपका ऑपरेशन हार्ट का है तो वो भी हो जाता है, ऑलमोस्ट आपका फ्री होता है। आप बीमार हैं, आपको बुखार है, एएसआईसी स्कीम में मिलने वाले काफी सारे फायदे हैं। आप ऑनलाइन जाइए, चेक कीजिए कि मेडिकल बेनिफिट यानी कि चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ यानी कि क्या बीमारी आपको उसके हिसाब से क्या लाभ मिलेंगे, मैटरनिटी लाभ यानी कि मातृत्व लाभ, निःशक्तता लाभ यानी कि डिसेबिलिटी का बेनिफिट, आश्रित जन लाभ यानी कि डिपेंडेंट बेनिफिट, बेरोजगारी भत्ता यानी कि जॉबलेस हो तो उसके लिए, एजेड हो यानी 50 के बाद तो उसके लिए आपको क्या क्या एएसआईसी हॉस्पिटल से और एएसआईसी से क्या क्या सहूलतें मिलेगी मेडिकल के लिए, मेडिसिन के लिए, ऐसे काफी सारे आप देखिए। ये सब बहुत जरूरी है। जहाँ पे रिस्क कवर है, रिस्क की फैक्टर की बात आती है, उसे लोअर करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे 3 किस्म की पॉलिसियां हम लेते हैं, हम सब जानते हैं 3 किस्म की पॉलिसियां होती है। एक तो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो आपको पता है, जनरल भी पता है, गाड़ी वगैरह के लिए होता है जब एक्सीडेंट्स होते हैं, और तीसरा लाइफ। तो ये जो है एएसआईसी उसी से जुड़ा हुआ है। अभी 5 लाख 10 लाख हमको देना हो तो कहाँ से देंगे, तो ऐसे वक्त ये अपनी रिस्क लो करने के लिए एएसआईसी काफी मददगार साबित होता है, और ये है मदद करने वाली चीज, हमारे लिए सपोर्ट के लिए ही बनाया हुआ है। दूसरा, किसी फैमिली का कमाने वाला ही मर जाता है तो उसके फैमिली का कौन कैसे निभाएगा, किसके हाथ पे देखना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए भी कुछ बेनिफिट है और उसी के लिए हम अक्सर लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, उसके अंतर्गत भी इसके अंदर बेनिफिट मिल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई हादसा पेश आए वर्किंग हॉर्स में या उसके बाद, वर्किंग हॉर्स का ऐसा है ना कि जब घर से निकलते हो वो टाइम पकड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर से आधे घंटे में जॉब में पहुंच जाता हूँ, जॉब से आधे घंटे में फिर शाम को मैं अपने घर पे पहुंच जाता हूँ, तो आधा घंटा और शिफ्ट का टाइम मिला कि हो गया 9 घंटा।
इसके दौरान अगर कुछ भी हो जाए, अगर ऑफिस में होता है, जगह पे होता है, वर्किंग स्पॉट पे होता है, जहाँ पे भी आपका वर्कशॉप हो, डेपो हो, शॉप हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, तो वहाँ पे लोग रहते हैं साथ में और इन्फॉर्मेशन ऑफिस तक पहुंच जाती है और फिर वो ESIC के पोर्टल पे जाकर हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाती है, जो भी डिटेल्स होती है। अगर बाहर हो जाए तो इन्फॉर्मेशन ऑफिस को पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसी दिन या नेक्स्ट दिन या किसी भी जरिए से। अगर कंडीशन नहीं है तो नेक्स्ट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे फायदा होता है, विटनेसेस होते हैं, फिर जो अगर कुछ डेथ केस है या एक्सीडेंट केस है तो उसमें FIR वगैरह मिल जाती है, पंचनामा मिल जाता है, डॉक्टर का दिया हुआ सर्टिफिकेट है या उनका सलाह, जैसे पैनल डॉक्टर ने या ब्रांच इसमें गए हॉस्पिटल में वहां से बताया, लिख के दे दिया, ये सारी चीजें जो हमको मिल जाती है डॉक्यूमेंट्स के जरिए से, तो वेरीफाई करने में ऐसे ऑफिसर को आसानी हो जाती है। और जो भी इसका लाभ बेनिफिट आपको मिलना है, अगर वो अप्रूव हो गया, वो प्रोसेस में पास हो गया, वेरीफाइड, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आज ऑनलाइन में वापस से रिपीट करता हूँ, उपलब्ध है, आप उसको आराम से बैठ के पढ़िए, समझिए। और वैसे तो पैनल डॉक्टर टाइम के हिसाब से बताते हैं। अगर आपके एरिया में आपको ESIC की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, पर डिडक्शन हो रहे हैं और ESIC हम जमा कर रहे हैं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और डिडक्शन, तो आप कंप्लेंट कीजिए ब्रांच ऑफिस में उनके जरिए से, तो उनका काम है आपको बेनिफिट दें या कोई पैनल डॉक्टर उपलब्ध करा के देना, उनका काम बनता है, क्योंकि हमने उनको पैसे भरे हैं। ये जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको रात बरात, आधी रात, कभी कहीं इमरजेंसी में तकलीफ आई और अस्पताल आपके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, ESIC का 7 किलोमीटर दूर है और पहुंचना वहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो आप इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली कोई भी अस्पताल में ना इलाज करवाने के लिए दाखिल हो सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे हैं और आप 20 किलोमीटर दूर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट बन जाता है कि जब फैसिलिटी थी तो आप वहाँ पे क्यों गए। तो ये ध्यान में रखना, अगर दूर है और इमरजेंसी में उतने टाइम में वहाँ नहीं पहुंच सकते तो आप नजदीक में जाइए, आपको पेमेंट करनी होगी, बाद में ESIC से आपको उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। इसके लिए एक रिक्वेस्ट भी है कि जब आपके पास वक्त है और कोई इमरजेंसी नहीं है और कोई चीज़ अपने को तकलीफ नहीं दे रही है, तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी ऑनलाइन या किसी से भी टाइम टू टाइम लेते रहें और अपने आप को अपडेट रखें, ताकि ऐसे वक्त में छोटे या बड़े, नॉर्मल या इमरजेंसी केस में आपको ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि ये नॉलेज जो है या इसकी जानकारी जो है आपको हमेशा मदद करेगी ESIC का बेनिफिट लेने के लिए। फिर थोड़ा फ्लैशबैक करता हूँ कि वक्त पर हमेशा अपना ये पहचान पत्र को ऑफिस से वैलिडेट कराते रहें। एक्सपायर होने पर भले आपने इलाज उस 6 महीने में किया या ना किया, पर अगले 6 महीने के लिए तैयार रहें। फॉर्म 37 के लिए जब भी पैनल डॉक्टर कहे तो ऑफिस में आके ले जाएं। किसी उसके इसके बात पे ना रहें कि अभी मेरे को तकलीफ हुई, तीसरे ने तुम्हें बोला, तो फिर किसी दूसरे ने फोन करके पूछा, वो अपनी अक्लमंदी दिखा रहा है। कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। खुद ऑफिस में आओ, फैमिली फोटो दो और एम्प्लॉयर सब अटेस्टेशन करेगा, मेडिकल कार्ड, फॉर्म 37 और तुम्हारा ई पहचान पत्र रेडी करके आपके हाथ में दे देगा। आप रजिस्टर नहीं हो अगर, या कंपनी का सुपरवाइजर ऑफिस तक तुम्हारी जानकारी नहीं पहुंचाता है, तो आप आके ऑफिस में शिकायत कीजिए और खुद अपने डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बायोडाटा, एड्रेस प्रूफ, उसके इतर जो भी अलावा आपको देना है, आज के जमाने में सब जमा करके ऑफिस में सबमिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा अपने पास हम कैरी करते ही हैं, जमा कर दीजिए ताकि आप 1 से 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाए। इस चीजों को ना भूलिएगा। और जो भी अपने आगे पीछे जो भी नए लोग अपने फैमिली में आते हैं मैरिड होने के बाद, या बच्चे नहीं तो बच्चे हो गए, इन सब के नाम हमेशा ऑफिस में डिटेल्स देकर ई पहचान पत्र में उसकी एंट्री करवाइए। खुद भी आगे बढ़िए, एम्प्लॉयर तो आपके लिए है ही और इसका बेनिफिट लीजिए। ESIC एक अच्छी योजना है, कर्मचारी बीमा राज्य योजना बहुत अच्छी है। जब भी जरूरत पड़ने पर लाभ उठाइए। सरकार ने इसलिए दिया है कि सब जानकारियां ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बहुत खुशी होती है कि जो ESIC के दायरे में आते हैं उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। जो ESIC के सीलिंग के बाहर है, क्रॉस अबाउट 21,000 कंपनियों की तरफ से उनको ही पर्सनल कुछ ना कुछ थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन, थोड़ा इनका डिडक्शन करके एक प्राइवेट अलग से मेडिकल इंश्योरेंस करके देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनके लिए भी रिस्क उतना ही है जितना हमने ESIC वालों को जो 21,000 की कैटेगरी है, इन ग्रॉस में आते हैं और जिन पे ESIC एप्लीकेबल होता है, और इनके लिए भी इतना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर ये उनके लिए भी करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हादसे आए दिन होते ही रहते हैं, तो उनके पीछे वालों को कुछ ना कुछ उसका फायदा होता है। और दोस्तों, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अब बस विदा चाहता हूँ, आगे फिर मुलाकात होगी। फिर से वही कहना है, बी सेफ, कीप सेफ, ऑलवेज सेफ एंड टेक केयर, बाय।